हेलो एंड वेलकम बैक। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम डी एंड एफ ब्लॉक लेकर आए हैं इस वीडियो में। डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में ये सेंटर पे आपको डी ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 21 एटॉमिक नंबर से लेके स्टार्ट होता है, जो कि 3D सीरीज से स्टार्ट हो रहा है ये ब्लॉक। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में n-1d 1 to 10 ns 1 to 2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा, यही दो ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे, यही दो सबशेल्स में डी और एस में टेक पार्ट होगा। n-1 जो है हम इसको पेनल्टीमेंट एनर्जी लेवल बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं हम इसको आगे आपको वीडियो में समझाएंगे। अब अगर हम बात करें डी ब्लॉक का तो ये ट्रांजिशन मेटल्स भी कहलाते हैं। वाई? बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक होता है। यहाँ इस सेक्शन में एस ब्लॉक दिखेगा, इस सेक्शन में आपको पी ब्लॉक दिखेगा और उसके बीच में आपका पीरियोडिक टेबल में क्या होगा, डी ब्लॉक प्लेस होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। आइए 3D सीरीज की बात करते हैं। 3D सीरीज के लिए अब जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर हम लिखने बैठे तो वो थोड़ा लॉन्ग फॉर्म हो जाता है। उसको शॉर्ट करने के लिए हम नोबल गैस का इस्तेमाल करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन को कंडेंस फॉर्म में लिखने की ट्राई करेंगे। कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे जब 3D सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे तो हम आर्गन एज अ फिक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आपको 3D जो है, डी जो है ब्लॉक, वो 21 से स्टार्ट होता है, तो 18 तो आपके फिक्स हो गए। 18 और एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18 और 2 20, यानी 3D में 1, फिर 3D में 2, 3D में 3, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डी में बढ़ते जाएंगे। एस भी हमेशा कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। तो ये जो 3D सीरीज है इसमें 10 एलिमेंट आते हैं। ये 10 एलिमेंट हमने यहाँ लिखा है: स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अगर इस तरीके से याद करें तो बहुत सारे लोगों को याद भी हो जाए, बट हम एक छोटा सा निमोनिक्स बनाते हैं जो आपको हेल्प करेगा जल्दी याद करने के लिए। शक्ति, विक्रम, फेकू, निकू, जी। शक्ति से आप याद रख सकते हो स्कैंडियम, टाइटेनियम। विक्रम से अगर आप याद रखना चाहो तो वी से वेनेडियम, क्र से क्रोमियम, म से मैग्नीज। फेकू से याद रखोगे आप, फे से हो गया आयरन, फेकू आ गया, कू से कोबाल्ट, निकू आ गया मतलब नी से आ गया निकल, कू से आ गया अगेन कॉपर, और जी से आ गया जिंक। इस तरीके से आपको 3D सीरीज याद हो जाएगी। अब क्या होता है ना, ये 3D सीरीज जो है इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो नॉर्मल, मतलब जो आपको ग्राउंड स्टेट में दिखाना चाहिए था वो कैसे दिखाएंगे, थोड़े चेंज दिखाएंगे बिहेवियर। जैसे क्रोमियम जो है ग्राउंड में आप देखो, ऑब्जर्व करो, 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 आना चाहिए था, बट यहाँ कितना दिखा रहा है, 3D5। इट इज, इसलिए हमने इसको बॉक्स में बनाया, जो कि एक्सेप्शन है। फिर अगेन मैग्नीज 5 रखेगा, आयरन 6 रखेगा, कोबाल्ट 7, निकल 8। अगेन कॉपर में कितना रखना चाहिए था, 9, लेकिन कितना रख रहा है डी में, 10। तो ये एक्सेप्शन हो गया। अब जिंक जो है वो भी एक्सेप्शन है। एक्चुअल में इसका कॉन्फ़िगरेशन D10 ही आएगा, लेकिन क्या हो रहा है ना, ये नॉर्मली कितना है, स्टेबल है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें डी में, तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा तब जाके स्टेबल होगा, या फिर हाफ फील्ड होगा। हाफ फील्ड यानी डी में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसीलिए हम इसको एज अ बॉक्स में हमने उसको नोट डाउन किया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट पढ़ते हैं। उसके पहले अगर मान लीजिए अगर आप 3D सीरीज से 4D सीरीज का जाना चाहते हो, तो आप 4D सीरीज में जब जाओगे तो क्या देखोगे आप, ऑब्जर्व करना, एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर। तो 3D से 4D में जाने के लिए आपको 18 प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, स्कैंडियम के नीचे जो एलिमेंट आएगा वो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 18 प्लस कर दीजिए इसमें, 39 वाला आपका एलिमेंट होगा 4D का। अब जैसे आपने यहाँ पे भी आप देखोगे 3D के लिए आर्गन यूज करा, तो आप हमें कमेंट में बताएं कि 4D के लिए आप कौन सा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यूज करें। तो अगर आप 4D लोगे तो 5s आएगा वहां पर। इस तरीके से आपका कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। कमेंट करके हमें बताया कि 4D सीरीज के लिए आप कौन सा नोबल गैस इस्तेमाल करोगे उसके कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब यहाँ पर पॉइंट अराइज होता है कि ये जो 3D सीरीज है इनमें प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस है एलिमेंट के बीच में। तो वही चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे आप मान लीजिए ये 30 वाला जो था जिंक था, जिसमें नेचुरली D10 आ रहा है। वैसे ही सिमिलरली अब जब D10 में आपके पास 30 इलेक्ट्रॉन है, उसमें आपने 18 ऐड किया तो आपको 4D का मतलब एलिमेंट मिल जाएगा जिंक के नीचे आने वाला। दैट इज, जिंक के नीचे आएगा कौन, कैडमियम, Cd। फिर कौन आएगा, फिर से वापस 32 प्लस करोगे तो मर्क्यूरी।
इसका मतलब ये है जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और Cn भी है आपके पास। तो इनमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा कितनी आ रही है, D10 आ रही है, दैट इज कंप्लीटली फील्ड इन अ ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट हम इनको नहीं बोलेंगे, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन नहीं करेंगे ये। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली स्टेबल है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। वही अगर हम बात करें, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और Sn जो है हमारा आर सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। वही अगर जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, मैग्नीज की अगर हम बात करें, हाँ, वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इनमें स्टेबिलिटी का फॉर्मेशन चल रहा है, हाफ स्टेबिलिटी, कंप्लीटली फील्ड स्टेबिलिटी। इस वजह से ये एक या एक से ज्यादा मेटालिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब मेटालिक स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं जो हमने पहले सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि SCC स्ट्रक्चर हो गया, FCC हो गया, BCC हो गया, HCP हो गया, CCP हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कैडमियम, मर्क्यूरी और मैग्नीज और जिंक ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पे फॉलो करते हैं एक से ज्यादा। वही चीज जिंक और कैडमियम जो है ये डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक या दो से ज्यादा वेरिएबल मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, यानी चार्ज शो नहीं करेंगे, एक से ज्यादा भी नहीं करेंगे एक्चुअल में। तो वाइल मर्क्यूरी जो होता है ये सिर्फ दो दिखाता है, कौन कौन सा, +1 और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी एग्जिबिट लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। ये याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ये जो तीनों एलिमेंट है जो हमारे सॉफ्ट एलिमेंट है, जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन शो करते हैं। एंड कंपाउंड्स ऑफ जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब क्यों डायमैग्नेटिक होंगे? क्योंकि देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। दैट इज विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय दिस एलिमेंट्स, दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन दिया है, अगर मान लेते हैं the melting point of zinc is lower as compared to those of the other element of 3D series because क्यों होगा भाई? The orbitals are completely filled, the d orbitals are partially filled, d electron do not participate in metallic bonding and size of the zinc atom is smaller। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपको पूछ रहा है कि जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है बाकी 3D सीरीज के एलिमेंट से, तो ऐसा क्यों? ये हमें कमेंट करके आंसर बताया आप कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन कौन सा राइट है। आइए इसी के बेसिस पे हम मेल्टिंग पॉइंट के प्रॉपर्टी को हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक ग्राफ एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट वर्सेस एटॉमिक नंबर। आप ऑब्जर्व करोगे जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। फिर से वही क्या होता है, इरेगुलरिटीज है यहाँ पे। अब सर्टन ऐसा पैटर्न तो नहीं बन रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ, देखिए आप जैसे पहला वाला हम लेते हैं, शक्ति विक्रम वाला जो हमने कहा था, आप देखोगे जो टेलिरियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है लेकिन वेनेडियम का ज्यादा है। आगे चलते हैं तो क्रोमियम का ज्यादा हो गया, फिर वेनेडियम का कम हो गया। वही चीज अगर बात करें तो क्रोमियम का सबसे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा टॉप पर कौन है, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। और वही अगर हम बात करें तो मैग्नीज जो है वो टेलिरियम से भी कम रखता है, फिर वही मैग्नीज से ज्यादा किसका है? आयरन का। तो इस ग्राफ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो आपको एग्जाम में NTA हो गया, NTA जो दोनों एग्जाम कंडक्ट करता है, जेई और नीट का, उसमें आपको यहाँ पे कपल बना के पूछ सकता है कि विच एलिमेंट हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जैसे क्रोमियम और वेनेडियम में से किसका ज्यादा है? क्रोमियम का। या फिर क्रोमियम और मैग्नीज का बना दिया तो किसका ज्यादा है? क्रोमियम का। इस तरीके से तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि सबसे ज्यादा, देखिए ये 3D हो गया, ये 4D हो गया, ये 5D हो गया। 5D में आप जाओगे तो आपके पास W आता है, W का फुल फॉर्म नाम होता है जिसको हम टंगस्टन बोलते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का है। वही चीज है यहाँ पे दो दो का कपल जो बना है, इस तरीके से भी आपको यहाँ पे इस ग्राफ को याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इन अ ट्रांजिशन मेटल increase in atomic number, the melting point first increases and then decreases, the highest melting point, मतलब
देन डिक्रीजेस। ये दिया हुआ है कि पहले अगर जैसे जैसे ट्रांजिशन मेटल का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, पहले मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और फिर बाद में डिक्रीज होता है, यानी इरेगुलरिटीज है। अगर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 3D में सबसे ज्यादा किसका है, क्रोमियम का, जैसे यहाँ ऑब्जर्व करोगे। 4D में मोलिब्डेनम MO का है। 5D में आपका वोल्फ्राम दैट इज टंगस्टन का है। आइए कुछ एक और आप देखोगे एनसीईआरटी में है ना, जो टेबल्स बने होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। डेंसिटी ऑर्डर ऑफ 3D सीरीज की अगर हम डेंसिटी की बात करें इनमें कि सबसे ज्यादा डेंसर कौन होता है, तो सबसे ज्यादा डेंसर जो है जिंक के पहले जो दो लोग हैं निकल और कॉपर, ये दोनों की डेंसिटी होती है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखिए कि दोनों की डेंसिटी सेम होती है। फिर जो ऑर्डर है वो डिक्रीज होता है, यानी कोबाल्ट, फिर आयरन, फिर मैग्नीज, फिर क्रोमियम। अब क्रोमियम के बाद जो होगा आपको ये इंपॉर्टेंट है कि भैया जिंक की जो डेंसिटी है वो किन दो लोगों के बीच में लाई कर रही है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको, है ना। ये भी याद रखिए कि जिंक की जो डेंसिटी है वो क्रोमियम और वेनेडियम के बीच में लाई करती है। वेनेडियम सबसे कम डेंसिटी किसका है, स्कैंडियम का, क्योंकि मैंने कहा है कि आप जैसे टॉप पर हो, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, आप कहाँ से स्कैंडियम से लेके जिंक तक जाओगे तो स्कैंडियम की डेंसिटी सबसे कम होगी, और उधर लास्ट में एंड में जो है निकल एंड कॉपर, ये दोनों की डेंसिटी कैसी होगी, सबसे ज्यादा। आइए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं जो कि इस चैप्टर में है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी इज नथिंग बट किसी भी एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो उसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी बोलेंगे। अब इसके लिए हमने छोटी सी ट्रिक बनाई है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर आपको 3D सीरीज के लिए याद रखना है एक पैटर्न, तो आपको ये वर्ड याद रखना होगा। आप बोल सकते हो जी फेको कुनिम, जी फेको कुनिम। जी से आ गया जिंक, फे से आ गया आयरन, को से आ गया कोबाल्ट, कू से आ गया कॉपर, नी से आ गया निकल, म से आ गया मैग्नीज। तो ये एक ट्रिक बन गई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को याद रखने के लिए, जी फेको कुनिम। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए एक ऑर्डर फॉलो करेंगे जिसका हमने निमोनिक्स बनाया है, कौन जी कुकर फट मरा। बहुत आसान है याद रखने के लिए, कौन जी कुकर फट मरा। को से आ गया कॉपर, न से आ गया निकल, जी से आ गया जिंक, कुकर से आ जाएगा क्या, कोबाल्ट एंड कर आ रहा है तो क्रोमियम। फट मरा, फट से आप बोल सकते हो क्या, आयरन, एफ से। और मैग्नीज से हो गया, एम से हो गया, मरा से मैग्नीज। यानी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का अगर आपको ऑर्डर याद रखना है तो आप सिर्फ निमोनिक्स याद रख लीजिए, अपने आप आपको पूरा 3D सीरीज याद हो जाएगा, कौन जी कुकर फट मरा। 3D आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं जिसमें आपका निमोनिक्स है, जिसको नहीं मालूम कुछ करो, सबसे आसान। 3D आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आपको याद रखना है तो जिसको नहीं मालूम कुछ करो, मालूम कुछ करो। जिससे आ गया आपका कौन, जिंक, को से आ गया कॉपर, न से आ गया निकल, म से आ गया मैग्नीज, मालूम कुछ, कुछ से आ गया कौन, कोबाल्ट एंड छ से आ गया क्रोमियम। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। करो से आ जाएगा आपका कौन, आयरन, करो करोजन लगता है आयरन, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो डिमोनिक्स है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए जी फेको कुनीम, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए है कौन जी कुकर फटमरा, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए है जिसको नहीं मालूम कुछ करो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, या मेल्टिंग पॉइंट हो गया, या उनके मेटालिक प्रॉपर्टीज हो गई, या मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी हो गया, या डेंसिटी हो गया, उस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। ओनली स्कैंडियम जो है ये शो करता है फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, दैट इज ऑफ +3 का, इसके अलावा कुछ भी नहीं, यानी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। रेस्ट जो 3D सीरीज है ये वेरिएबल दिखाती है, मतलब ये +2 +3 +2 +3 +4, फिर ये भी है +3 +4 +5। MnB जो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट दिखाता है, या ये अगला पॉइंट वही है हमारा, मैग्नीज शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम Mn+7 तक दिखा सकता है वो 3D सीरीज में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D सीरीज, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हम इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, क्रोमियम में आते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं यहाँ पे, 5 और 1 6। मैग्नीज में जब जाओगे तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम, फिर टाइटेनियम,
फिर टेलरियम, फिर कौन, स्कैंडियम, इस तरीके से नंबर ऑफ जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था उसने, बढ़ता हुआ पूछा तो आप ऐसा जाओगे, डिक्रीजिंग पूछा तो ऐसा जाओगे। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन अ ट्रांजिशन मेटल, डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, स्टेबिलिटी ऑफ अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, ये याद रखना है कि स्टेबिलिटी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? उसका रीजन है उसका न्यूक्लियर चार्ज का भी साथ में बढ़ना, क्योंकि आप सिर्फ जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन ही ऐड नहीं होता है, वहां पे प्रोटॉन भी बैलेंस होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला है। The higher oxidation state of first row D block element gets stabilized by oxide ions. तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पोजेस करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, वो स्टेबलाइज होते हैं किसके थ्रू, ऑक्साइड आयंस के थ्रू, ये याद रखिए। अगला पॉइंट है Cr2 प्लस इज ए रिड्यूसिंग एज इट्स कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस फ्रॉम D4 टू D3। मेक श्योर जब आपके पास क्रोमियम 2 प्लस के स्टेट में तो वो रिड्यूसिंग ऐड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन D4 से D3 में जा रहा है, यानी चार्ज क्या होगा इसका, कम होगा 4 से 3 में, दैट इज हाफ फील्ड हो जाएगा T2G लेवल। जैसे ही 4 से 3 में चले गया, एक्चुअल में क्या होता है, D के पास 5 होते हैं घर, 5 ऑर्बिटल होते हैं। जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो ये यहाँ आता है Eg और एक और होता है नीचे में T2G। तो ये जो T2G है ये हाफ फील्ड हो गया ना, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इसीलिए ये क्या ऐड करेगा, रिड्यूसिंग ऐड करेगा। वाइल Mn3 प्लस जो है ये ऑक्सीडाइजिंग होता है, ठीक है, Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी ई स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कॉपर का। आप पूरी सीरीज देखोगे, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ये पूरे सीरीज में जो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सिर्फ अकेला कॉपर है जो पॉजिटिव शो करता है, जो कि हाईएस्ट होता है उसके 3D सीरीज में, दैट इज ऑफ 0.34 प्लस में होता है। दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर, इसी की वजह से हैविंग पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकाउंट फॉर इट्स इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, यही उसकी टेंडेंसी की वजह से वो एसिड में से हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करता है, ठीक है। ओनली ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, जैसे जो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं उन्हीं में से करेगा, उन्हीं के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कि नाइट्रिक और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये इनके साथ रिएक्ट करेगा, कौन, कॉपर। द हाई एंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्म यानी Cu से Cu2 प्लस बनने के लिए, यानी सॉलिड से एक्वस में आने के लिए, इज नॉट बैलेंस बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी बैलेंस नहीं करता है कॉपर? सॉलिड से एक्वस में आने के लिए हाइड्रेशन एंथैल्पी को बैलेंस नहीं करता है, नॉट, ध्यान रखिए ये पॉइंट। इस शीट में हमने जितना भी कवर किया है वो जेई के प्रोस्पेक्ट से, नीट के प्रोस्पेक्ट से, एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले जो MHCET वगैरह एग्जाम्स हो गए वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस शीट में सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश की है जो 3D के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे, इसके अलावा भी और चीज़ें, बहुत सी चीज़ें रह गई है जो हम पार्ट 2 में कवर अप करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो का सेशन लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।